एरेस के बारे में हमने देखा था कि हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। इसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम्स आ सकते हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स के, यानी कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब मेरे पास एक एरे है, ठीक है, अगर मैं इसको लॉक करवाऊँ, मैंने बताया है कि ये इंडेक्स नंबर के साथ आएगी, आपको शो होगी, जितने भी इंडेक्स नंबर हैं वो आएंगे, इसकी लेंथ आ जाएगी एरे की। अब एरे की लेंथ जितने नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उतनी होती है, और अगर इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पहला नंबर होता है वो आपका 0 इंडेक्स पे पड़ा होता है, तो उस हिसाब से लेंथ से एक नंबर जो होता है वो कम होता है आपका लास्ट एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि फॉर लूप क्या काम कर रहा होता है। हमने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि एरे की जो लेंथ है उससे, जब मैं एरे की लेंथ बात कर रही हूँ तो एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो एरे की लेंथ बनती है 4 और लास्ट एलिमेंट हमारा बनता है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मतलब अगर 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर मेरे पास लास्ट बनता है 3, और एलिमेंट जो एरे की टोटल लेंथ का जो एलिमेंट बनता है लास्ट वो बनता है 4। तो 3 इज लेस देन 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आई इज लेस देन एरे की लेंथ, और देन मैं कर दूंगी कि आई प्लस प्लस। अब हर एक टाइम में इंक्रीमेंट होगा, आई मेरे पास सबसे पहले 0 है तो वो देखेगा 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास क्या चीज मौजूद है, जो कि 1 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस केसेस में यहाँ पर आकर लॉक करवा देती हूँ आई को, ठीक है, तो आई मुझे क्या चीज देगा सबसे पहले। अब मुझे बताएं कि आई मुझे 1, ये वाला 1 देगा, आई मुझे क्या देगा, आई मुझे ये नंबर कभी भी नहीं देगा, आई मुझे क्या चीज देगा, सिंपल नंबर्स दे देगा कि 0 1 2 3, क्योंकि मेरे पास आई सबसे पहले 0 है तो ये यहाँ पे आई प्रिंट करा देगा कि 0। नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये मुझे 1 दे देगा, फिर 2 दे देगा, फिर 3 दे देगा। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आई 4, और एरे की लेंथ थी 4 ही, 1 2 3 4, तो 4 इज लेस देन 4 कंडीशन यहाँ पे ये वाली गलत हो जाती है, तो उस केसेस में आई प्रिंट नहीं होगा और लूप से ये बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे आप यही चीज एरे के एलिमेंट्स के साथ प्रिंट करानी है, यानी कि, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दे दूंगी एरे, और एरे के अंदर दे दूंगी इंडेक्स नंबर जो कि आई है, तो आई यहाँ पे इसको 0 मिलेगा सबसे पहले, तो एरे का 0 इंडेक्स बन जाएगा जो कि 1 दे देगा, फिर एरे का 1 इंडेक्स बन जाएगा जो कि 56 दे देगा, एंड देन सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज ये चलती रहेंगी। तो अब इस केसेस के अंदर अगर मैं एरे के एलिमेंट्स लूंगी अंदर, तो ये मुझे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवा के दे रहा है। ये मेरे पास सिंपल फॉर लूप था जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको कुछ स्टैटिक्स का बताया था कि कंडीशंस उनके लिए लगती हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को मैंने ये दिया था कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, व्हाट्सएवर यहाँ पर ये आ जाता है। फिर मैंने आके कहा कि ये स्टैटिक दे दो, देन अगेन ये, एंड देन स्टैटिक, अगेन स्टैटिक, एंड देन स्टैटिक, और फिर मैं आगे कह देती हूँ ये, इस तरह की कुछ चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपने बनानी है। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले करना क्या था, पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर सिंपल सी चीज़ लगती थी कि 1 2 3 4 एंड 5 रोज कितनी है, तो आई पहला रो जो लूप होता है आउटर लूप वो रोज के लिए लगता है। तो जब मैं 0 से कहूंगी तो मैं कहूंगी लेस देन 5, क्योंकि मेरे पास 5 रोज है और मेरे पास 0 से शुरू हो रहा है, तो 4 बनेगी आखिरी रो, तो ये बन गया 0 इंडेक्स, ये 1 2 3 4, टोटल 4 रोज हैं, और आई में इंक्रीमेंट कर लिया। देन मेरे पास इनर लूप आ जाएगा, इनर लूप में मैं कहूंगी कि अब मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स मेरे पास हैं, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो मैं कहूंगी जे शुरू हो रहा है फ्रॉम 0, और जब जाहिर सी बात है 10 है तो 0 लेस देन 10 बनता है ना, और जे प्लस प्लस, क्योंकि 0 से 9 चलेगा 10 के केसेस में। अब मुझे लॉग कह लें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कह लें, वट एवर, ये आके कह देगा कि एक स्टैटिक प्रिंट करा दो, ठीक है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे 10 जे जो है 10 स्टैटिक एक ही जगह पे प्रिंट हो जाएंगे, तब मुझे ब्रेक दे देना जब कंडीशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं लगा दूंगी ब्रेक, और अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। अच्छा, कुछ हमने गलती की है, सॉरी, यहाँ पे जे नहीं लिखा, आई लेस देन 10 कर दिए। एक मिनट,
ये आ गई 1 2 3 4 5। अब 5 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं। रोज किस तरह 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 अब कॉलम्स इस तरह काउंट होते हैं, ये पूरा जिस तरह 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये इस तरीके से 10 कॉलम्स आ गए। रोज एंड कॉलम्स की स्टोरी खत्म होगी तो यहीं पे आके कंडीशन लगती होती है जिसके अकॉर्डिंग बाकी चीजें रिट्रीव होती हैं। अब मुझे फर्स्ट रो के ऊपर और मुझे लास्ट रो के ऊपर डाटा स्टैटिक्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट वाली रो रिट्रीव करूंगी और अपनी लास्ट वाली रो को रिट्रीव करूंगी। तो मैं यहाँ पे आके क्या कह दूंगी कि जब मेरे पास आई क्या हो, जीरो इंडेक्स के ऊपर हो, यानी कि आई जीरो हो और ये 1 2 3 एंड 4 बनता है, तो आई जब मेरे पास 4 हो, आई जीरो होगा तो ये पास ये रो गेट करेगा, आई 4 होगा तो ये रो गेट करेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर तो मेरे पास, ठीक है, अगर तो मेरे पास जो है वो आई इक्वल इक्वल हो जीरो के, या फिर एंड के केसेस में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हम और लगाएंगे, या तो मैं कहूंगी और एक भी कंडीशन ठीक हुई, आई जीरो हुआ या फिर आई मेरे पास 4 हुआ, ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट रो बनेगी वो देंगे। मेरे केसेस में आई लेस देन 4 है, लास्ट 4 बनती है, 0 1 2 3 4। अगर आपने ज्यादा वैल्यूज दिए तो आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। मेरे पास ये 0 1 2 3 4 बन रही है। अब आपका क्या बता, आपने क्या दिया, मैंने कहा कि जब मेरे पास आई जीरो हो और आई 4 हो तो जे प्रिंट करा दो, तो जब मेरे पास आई जीरो था और आई 4 था तो उसने जे रिट्रीव करवा दिया। अब एल्स के केसेस में हम क्या काम करेंगे, अगर तो ये चीज है तो ये चीज करवा दो, ठीक है। एल्स के केसेस में मैं फॉर एग्जांपल कह देती हूँ कि एल्स मेरे पास, एल्स में भी हम कुछ लिखेंगे ताकि हमें समझ आए कि बाकी बाकी उस पर क्या हो रहा है। एल्स लेट से मैंने कहा कि टी करवा दो प्रिंट, तो एल्स में बाकी जगहों पे क्या हो जाएगा, टी टी प्रिंट करवा रहा है वो। अब ये सिर्फ और सिर्फ टी यूं क्यों प्रिंट करा रहा है, एक एक क्यों प्रिंट करवा रहा है, एक एक इसलिए प्रिंट करा रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ रो को कहा है ना, मतलब रो के लिए कंडीशन लगाई है कि आई जीरो हो तो ये चीज करवा दो और आई 1 हो तो ये चीज प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब अगर मुझे यही इफ और एल्स लगाना पड़े, अगर मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ, सेम इफ की कंडीशन यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और मैं आगे कह देती हूँ कि भाई ये चीज नहीं, ठीक है, इस लूप के अंदर में आके इफ की कंडीशन लगा लेती हूँ कि फिर चेक करो जब जे भी चल जाए आई भी चल जाए, फिर ये चेक करो, दे दो एल्स, ये दे दो, ठीक हो गया। अब सेव कर लेते हैं। अब क्या हो गया है, अब जब मैंने अंदर दिया तो सारी की सारी चली क्योंकि वो पूरे इसको वो करवा रहे हैं। अब मेरे पास जब आई जीरो है और आई 1 है तो मैं कह रही हूँ स्टैटिक प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली अपना जे जो है, अब मुझे कॉलन की बात हो रही है ना, जब मेरा कॉलन, मैंने कहना है कि जब मेरा कॉलन जीरो हो और जब मेरा लास्ट वाला कॉलन हो जो कि बन रहा है 9, तो जब मेरे पास, अगर मैं यहीं पे कंडीशन लगा लूं कि जब इवन मेरे पास जे भी जीरो हो या जे भी मेरे पास क्या हो 4 हो जाए, सॉरी नॉट 4, अच्छा जे मेरे पास 9 हो जाए तो अब ये जे भी जब 0 हो जाएगा और जे 9 हो जाएगा तो वो आपको क्या दे देगा, सी। वो आपको क्या दे रहा है, स्टैटिक दे रहा है, वरना आपके पास ये टी दे रहा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे टी नहीं दिलवाना, अगर मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए आप लगाते हो एंड NBSP सेमीकोलन, और आपके पास ये जो दो मतलब दो NBSP होते हैं ये आपके पास एक स्पेस के बराबर होता है। तो मैंने जब ये दो स्पेसेस लगाई तो ये अब एक स्पेस के इक्वल हुआ और ये मुझे क्या दे रहा है, इस तरीके से बना कर दे रहा है शेप, समझ आ रही है। इसी तरीके से कंडीशन लगती है, सिंपल सी कंडीशन लगनी थी सेम लूप के ऊपर जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। अगर आप लोगों में अक्ल होती, मैंने आपको समझा भी दिया था कि आपके पास फर्स्ट जो रो है और जो लास्ट वाली रो है तो आपने वहां पे वही चीज प्रिंट करवानी है। तो आपने ये चीजें ले लेनी थी कि जब मेरे पास आई जीरो और आई 1 हो तो स्टैटिक, आई लास्ट वाला एलिमेंट हो तो स्टैटिक दे दो, और जब जे भी मेरे पास पहला वाला और आखिरी वाला हो तो स्टैटिक दो। तो चाहे हर केसेस में आपको जे, अब हर बंदे का करने का तरीका अलग है। अगर मैं किसी और आपकी स्टेटमेंट बात करूं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते थे। लाइक आप ही कह सकते थे कि आई मेरे पास 0 और आई मेरे पास 4 हो
तो क्या काम करो या 3 हो, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 बनता है, तो आई मेरे पास 4 इससे अच्छी बन रहा है, ठीक है। आई मेरे पास 0 और 4 हो तो ये दे दे। एल्स में आप ये काम भी कर सकते थे कि आप कहते हैं कि अगर आई मेरे पास 1 है, आई मेरे पास 2 है और आई मेरे पास 3 है, तो फिर वो अंदर आए और अंदर आके आप कंडीशन लगा सकते थे कि जे 0 और भी जे हो तो मुझे वो दे दो, ठीक है, वरना टी दे दो या स्पेस दे दो। तो हर एक बंदे की कंडीशन लगाने का अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने सिंपल सी कंडीशन लगाई है जिसके थ्रू मेरे पास ये चीज रिट्रीव हो गई है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में डायगोनल भी बनाना बताया था, लाइक डायमंड किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। डायमंड के बाद मैंने आपको रेक्टेंगल का भी बताया, ठीक है, मैंने आपको स्क्वायर बताए, ठीक है, डिफरेंट तरीके से मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से चीजें बनती हैं, शेप्स बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के। तो ये चीजें आपकी करने वाली थी, आप लोगों ने करनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को साथ एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी कुछ शेप्स हैं तो वो आप बनाएं और सीखें कि किस तरीके से बनती है और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस लगेंगी। देन आपके पास आ जाता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच का काम कर रहा होता है, फॉर ईच इज वेरी सिंपल। फॉर ईच ये काम कर रहा होता है कि मैं फॉर ईच की बात करूं, अब फॉर ईच जो है वो बाय डिफॉल्ट एरे के ऊपर लगता है। अगर यहाँ पे मेरे पास एरे चेंज हो जाती है लेट से, ठीक है, मैं ये हटा देती हूँ लूप, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ कंसोल के ऊपर एक एरे आ रही है, ठीक है, और मैं इसको कर लेती हूँ फिल वर्क कमेंट। अभी मैंने सिर्फ एक एरे कंसोल करवाई है, ये एरे आ रही है। अब देखें, एक तरीका तो ये था कि मैंने वो फॉर लूप लगाया था और अंदर कंडीशन लगाई थी कि आई 0 से शुरू हो और ये कंडीशन हो। एक तरीका ये है कि मैं सिंपल अगर हर एक एलिमेंट को गेट करना चाहती हूँ तो हर एक एलिमेंट को गेट करने के लिए आप सिंपल उसके ऊपर फॉर ईच भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी मेरी एरे है, मैं चाह रही हूँ मैं एरे का हर एक एलिमेंट प्रिंट, मतलब हर एक एलिमेंट को गेट करूँ, तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, इस एरे के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले एरे के लिए मेरे पास क्या है, एरे मेरे पास किस में स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे ए में स्टोर है, ए वेरिएबल में। तो जब आप यहाँ पे फॉर ईच लगाते हो तो आप लिखोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ईच, ये बाय डिफॉल्ट किस पे ईच लगा रहा है, इस एरे पे, और एरे मेरे पास किस में स्टोर है, ए में। तो मैं यहाँ पे ए के ऊपर फॉर ईच लगाऊंगी कि ए के अंदर फॉर ईच। जब आएगी फिर मुझे बताइएगा। अब श्योर है। हो गया शो। अच्छा, फॉर ईच क्या काम कर रहा है, फॉर ईच जो है वो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। मैंने कहा कि ए के ऊपर फॉर ईच लगाएं, ठीक है, तो जैसे ही मैंने ए के ऊपर फॉर ईच लगाया तो ये इसका हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फॉर ईच लगाया तो ऑब्वियसली कोई चीज तो होगी जिसके अंदर ये हर एक एलिमेंट ले रहा है। तो जब आप ए के अंदर फॉर ईच लगाते हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बनाते हो, आप कहते हो ए के ऊपर एक लगाओ फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच, इसके अंदर आप एक, फिर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है फॉर ईच का। इसके अंदर मजीद आप एक एरो फंक्शन बनाते हो लाइक दिस, और उस एरे फंक्शन के अंदर आपके पास कोई चीज आ रही होती है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे दिया एलिमेंट। अब डाटा सारा का सारा जो मेरे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं वो इस एलिमेंट में आ रहे हैं। तो अगर मैं लॉग में आके सिंपल ये करवा दूं कि एलिमेंट, तो ये आपको क्या करवाएगा, ये एलिमेंट जो है ये सारे के सारे वो चीज ले रहा है, यानी कि सारा का सारा इस ए की जो वैल्यूज है वो इस एलिमेंट के पास आ रही है। तो जब मैं एलिमेंट को लॉग मतलब कि करवाऊंगी लॉग पे शो, तो आप एरे इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये ऊपर वाली एरे जो है वो तो ये क्या करवा रहा है, ये इसका हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा है। सिंपल मैंने सिर्फ ये काम किया, मैंने उस ए के ऊपर
फॉर ईच लगा दिया बजाय अलग से वो लूप और कंडीशन देने का। मैंने कहा कि हर, लेकिन ये ईच के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैंने फॉर ईच लगाया तो ये इसका हर एक एलिमेंट ले रहा है, ठीक है, एलिमेंट में आ रहा है, एलिमेंट को आपने कंसोल करवा दिया। उसके जी जी हाँ हाँ, हर ईच एलिमेंट गेट कर लेता है। देन वी हैव व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या काम करता है? अगर मैं यहाँ पे आके व्हाइल की स्टेटमेंट ले लूँ लाइक दिस, तो व्हाइल के अंदर आपके पास आ जाती है कंडीशन। आप कहते हो जबकि ये है, ठीक है। व्हाइल में कंडीशन आती है, तो कंडीशन यहाँ पे मैंने क्या दी थी कि आई लेस देन है ए की लेंथ से। तो फॉर एग्जाम्पल ये सेम फॉर लूप की तरह होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे एरे नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूंगी ए की लेंथ, क्योंकि मैंने एरे को चेंज कर दिया है। तो ये वाइल आई इज लेस देन ए की लेंथ, तो जब कंडीशन चेक होगी पहले, उसके बाद मैं कहूंगी कि कंसोल में ये काम करवा दो प्रिंट, यानी कि एरे का आई इंडेक्स, और फिर मैं करूंगी कि आई के अंदर प्लस प्लस कर दो जैसे हो रहा था। अब यहाँ पर एक मसला है, अगर मैं इसको यहाँ पे वो करवा दूं तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी आपके नजदीक, तो बता सकता है क्या इशू आना चाहिए? ए तो ये ऊपर मैंने इनिशियलाइज किया ना, एरे को ए कर दिया। हाँ, इंक्रीमेंट किया है ना। मैंने कहा आई लेस है, वही वही फॉर लूप लगाया है, सिर्फ उसमें फॉर में मैंने पहले इनिशियलाइज किया था, फिर वहां पे वो सारी मतलब इस तरीके से मैंने दिया था फॉर। नीचे आके मैंने उसको कह दिया कि वाइल पहले कंडीशन सिर्फ लगा दी और बाद में वो दोनों वैल्यूज दे दी। तो अब इशू क्या आना चाहिए, आएगा ये या नहीं आएगा? रिजल्ट इसका शो होगा कि नहीं होगा? क्या मतलब आई क्यों दिया हुआ है? आई तो शो होगा, शो नहीं हुआ, वो कह रहा है आई इज नॉट डिफाइंड। ये आई इनिशियलाइज हमें यहाँ पे करना पड़ता है, आई मुझे देना पड़ेगा कि जीरो है। अब वो लेगा कि आई मेरे पास जीरो है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको ये दे देगा। समझ आ गई? तो हम आई इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर वाइल में होता क्या है कि वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले जैसे ही आप दे देते तो आपके पास आई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कंडीशन चेक होगी वाइल दिस, फिर ये आपके पास जो है वो चीज प्रिंट होगी। समझ आ गई है? तो आपके पास वैल्यूज इस तरीके से रिट्रीव हो रही हैं। देन आपके पास आ जाता है डू वाइल। डू वाइल क्या काम करता है? अगर मैं इसी वाइल को हटा दूं, ठीक है, आई को नहीं हटाऊं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इनिशियलाइज करना है। डू वाइल के केस में हम कहते हैं कि ये डू वाइल है। डू ये काम कर दो वाइल दिस, तो वाइल के अंदर क्या आ जाता है? कंडीशन आ जाती है। सेम चीज है, वाइल में यहाँ आ जाएगी कंडीशन, जबकि मैं कहूंगी डू में ये काम कर दो। तो आप कह रहे हो कि ये काम कर दो जबकि ये कंडीशन है। डू वाइल ऐसे काम करता है। सी, अब वो कह रहा है कि सबसे पहले वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपकी जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू वाइल के केसेस में ऐसा नहीं होता है, चाहे ये वाली कंडीशन ठीक हो या ना हो, कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले ये होता है। तो एक दफा लाजमी डू के अंदर चीज एग्जीक्यूट होगी, जो भी अंदर पड़ी हुई है वो ब्लॉक ऑफ कोड लाजमी एग्जीक्यूट होगा, फिर वो वाइल में जाएगा। बाकी सिर्फ सेंटेक्स डिफरेंशिएशन है। समझ आ रही है कि लूप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच के अंदर वो बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट जो है वो गेट कर लेता है, जो पैरामीटर आपने दिया होता है एरो फंक्शन में, उसके अंदर जब आप ए के ऊपर या जिस चीज के ऊपर भी फॉर ईच लगाते हैं उसका हर एक एलिमेंट पिक कर लेता है। वाइल के केसेस में वो पहले कंडीशन चेक करता है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल के केसेस में पहले वो डू करता है, देन वो वाइल चेक करता है कि वाइल कंडीशन क्या है। यहाँ तक आपके पास लूप्स थे, ये इनकी शेप्स थी जो हमने मतलब के डिस्कस की कि कैसे शेप्स इनकी बनेगी सारी, और ये लूप कौन कौन से हैं। यहाँ पे लूप का टॉपिक कवर होता है। हमने लूप देख ली है, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख ली थी, हमने ऑपरेटर्स देख लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे। अगर मैं बात करूँ डॉम मैनिपुलेशन की, ठीक है, तो डॉम मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है? डॉम मैनिपुलेशन, अगर हमें कोई एलिमेंट क्रिएट करना है थ्रू जावा स्क्रिप्ट, तो वी कैन क्रिएट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे कहूँगी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट में क्रिएट करती हूँ लेट से पैराग्राफ, ठीक हो गया। और लेट से मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास पी वेरिएबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब मैं लॉग करवा लेती हूँ इस पी को, तो आप क्या देखेंगे
आप देखेंगे कि एक पी क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट किया होगा, लाइक दिस। लेकिन अब इस पी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया एलिमेंट, उसकी मजीद प्रॉपर्टीज नहीं दी। तो मुझे इस वेरिएबल को लेना पड़ेगा। कीप इन माइंड कि मैं इसका नाम नहीं दे रही, बल्कि ये दे रही हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो उसका जो इनर HTML है वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज माई क्रिएटेड पैराग्राफ, तो क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज माई क्रिएटेड पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम एक पैराग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टाइलिंग दी हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ऐड की क्लास मैंने दी है, ठीक है, बिल्ड इन, सॉरी मुझे स्टाइल में देनी थी। ऐड की क्लास के अंदर लेट से मैंने आगे कह दिया कि कलर जो है वो कर दो रेड। अब आप सबको पता है कि ये ऐड की क्लास है, कि अभी कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियसली मैंने कुछ दिया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि ये जो ऐड की क्लास है बेसिकली, ये ऐड की क्लास एक तो तरीका ये है कि मैं बॉडी के अंदर कोई भी हेडिंग दे दूँ, पैराग्राफ दे दूँ और मैं आके उसको एक क्लास दे दूँ। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको क्लास देना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसको गेट करूँगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे कहा कि जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट दिस, ठीक है, अगर मैं यहीं पे आगे कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेट्स से स्पीक इन HTML लिख लो। ये पी का इंटर HTML आ रहा है जो मैंने अभी पैराग्राफ क्रिएट किया था। अभी फिल वक्त ये ब्लैक है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे कहा हुआ है कि पी का इंटर HTML दे दो। जी कोई इशू है? ओके, पी का इनर HTML मैंने कहा दे दो, तो पी का इनर HTML वो मुझे डॉक्यूमेंट पे दे रहा है। अब अगर मुझे इसको कलर देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं कह देती हूँ कि पी के अंदर क्लास लिस्ट ऐड करो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। क्या क्लास में ऐड करना चाहती हूँ? ऐड के नाम से, ऐड के नाम की क्लास थी ना, तो मैंने कहा कि वो जो है, ये जो मैंने क्लास बनाई है ऐड के नाम से, मैंने कहा कि ये ऐड, ये क्लास जो ऐड वाली है इसको ऐड करो किसके अंदर, इस पी के अंदर। तो मैंने कहा इस पी के अंदर क्लास लिस्ट है, जो जिस क्लास लिस्ट में ऐड कर दोगे ऐड, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगी। और बेसिकली भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं इसका कलर चेंज हुआ? अगर मैं इसको आगे यहाँ पे कह दूँ कि ओके अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ हमने मिस्टेक किया है। वेट वेट वेट, अगर मैं इस पी के बजाय यहाँ पर आके कोई हेडिंग दे दूँ, इस हेडिंग को हम गेट कर लें, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम है H1 और एक ही है हेडिंग, तो जीरो इंडेक्स बन जाता है। मैं कह देती हूँ कि एच के, नहीं आ रही, शो नहीं हो रही, अभी भी नहीं शो हो रही।
अब चेक करें, अब आ रही है? ऐप टेक का लगा के चेक करें। आ रही है अभी। अच्छा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले वो टैग लिया एच वाला, ठीक है। मैंने कहा कि एच के अंदर क्लास लिस्ट ऐड करो, ऐड वाली। तो ये देख रहे हैं आप कि मेरे पास वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, समझ आ रही है? तो हम इस तरीके से अपनी क्लास को किसी के ऊपर इंक्लूड करवा सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। फिर हम लोग यानी कि डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट के अंदर हर वो चीज़ है जो कि आपकी बेसिकली एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया, ये सब आपकी डॉम है। तो मैंने उनको चेंज किया, मैंने डॉम को डॉम को हमने मैनिपुलेट किया और डॉम को मैंने क्रिएट किया। जिस तरीके से अब आपने ऐड किया और डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, हम डॉक्यूमेंट को अपेंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई। लेट्स से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मैंने एक डिव बना लेती हूँ ये। अभी इस डिव के अंदर मैंने क्लास अपनी आके दे देती हूँ कि लेट्स से डिव डिव के नाम से क्लास है। अब अगर मुझे इसको गेट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि डी मेरे पास इक्वल है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम है डिव, जीरो इंडेक्स वाली क्योंकि आपकी फर्स्ट डिव है। ब्लॉक करवा लेते हैं अभी हम इस डी को, चेक कर लेते हैं सबसे पहले डी। अब डी में क्या आ रहा है? ये डिव आ रही है। अभी इस डिव में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर तो मैंने ये जो एलिमेंट क्रिएट किया है, जो कि मैंने क्रिएट कहाँ पे किया था, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी के अंदर। अगर मुझे इस पी को इस डी में डालना है तो मैं क्या करूँगी, पी डॉट, मैं यहाँ पे आगे क्या कह देती हूँ कि पी के अंदर अपेंड कर दो चाइल्ड, पी डॉट अपेंड चाइल्ड। अब पी के अंदर नहीं हम अपेंड करेंगे, हम डी में करेंगे क्योंकि डिव में मैं अपेंड करी हूँ ना चाइल्ड, और चाइल्ड के अपेंड करी हूँ पी वाला, मतलब जो मैंने क्रिएट किया है। तो मैं इस डी में यानी कि अपनी डिव में अपेंड करी हूँ। जैसे ही अपेंड किया, अब ये देखें डॉट्स आ गए। मैं इसको ओपन करूँगी, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, मेरी डिव में ये आ रहा है। तो आपके पास ये डिव में क्रिएट होकर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि खुद से आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर जो डिव दी हुई है उसमें मैंने एलिमेंट अपेंड किया है। अब ये मेरे पास अपेंड हुआ हुआ एलिमेंट है। जिस तरह हमने अपेंड किया है चाइल्ड को, इसी तरीके से हम चाइल्ड को रिमूव भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक और पैराग्राफ बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ लेट्स से P2। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि P2 जो है वो मेरे पास इक्वल है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं एलिमेंट क्रिएट कर लेती हूँ लेट्स से अपना पैराग्राफ, ठीक है। अगेन मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया। अब मैं क्या दूंगी कि P2 जो है उसका इनर HTML वो है दिस इज माय अपडेटेड पैरा फॉर एग्जांपल। क्या मतलब मुश्किल? डिव में डिव नहीं दे रहे, मतलब डिव के अंदर आपने अपनी पैराग्राफ, मैं बताती हूँ। देखें, नॉर्मली ये काम हम HTML के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया है, सिंपल है। जब आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो अंदर जो भी चीज़ लिखते हो वो एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया। अगर आप फिर लिखते हो कि डॉक्यूमेंट मतलब कोई क्लास ऐड करनी है, तो आप करोगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, तो वो क्लास ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कहा कि कोई किसी एग्जिस्टिंग डिव वगैरह के अंदर किसी सेक्शन के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड करवानी है, तो आप अपेंड करवाते हो चाइल्ड, ठीक है। ये चीज़ें हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि लेटर ऑन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम आगे जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कर रहे होते हैं या फिर लेट्स से रिएक्ट या कोई फर्दर लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। समटाइम्स हमें हम डायरेक्ट नहीं चेंजिंग कर पा रहे होते, मतलब अपने कोड के साथ HTML के, तो वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उनको अपेंड करते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब उस चीज़ में डालना, या कोई स्पेसिफिकली किसी एक्शन के ऊपर कोई चीज़ डलवानी है हमें, तो वहाँ पे हम HTML के थ्रू तो सिंपल ही ना करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि आप जैसे ही इनपुट, हाँ, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ आप इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो नीचे आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ, उस बॉक्स के अंदर कुछ आ जाए इम्बेड होके, तो ये काम ऑब्वियसली हम HTML के थ्रू पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वहाँ पे हम, हाँ, मतलब मल्टीपल डिव दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं।
हाँ, दे सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। एक ही चीज़ में। हाँ, हम डिप लेते हैं, वो तो डिप एक पूरी कंटेनर ले लेता है उसका। बिल्कुल। तो इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा उसपे। डिप लेते रहेंगे अगर हम, क्लास लेते रहेंगे। हाँ। मतलब होता है कुछ स्पेलिंग वगैरह में। देखिए, अगर आप सेम क्लास लेते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक दी है ना, लेकिन मैंने एक अगर क्लास बनाई थी, एक पीछे क्लास बनाई है। अब उसमें होवर करता था, टेक्स्ट पे तो होवर करता था, स्टाइल चेंज कर लेता था। अब उसे 7 से भी हल्का से भी लेके जाऊँ, क्योंकि पूरी डिप हुई होती है, वो भी लेगा। साथ उसको भी लेगा, स्पेस को भी लेगा। वो इसलिए ले जा रहा है कि आपने जब ऑब्वियसली जब एचटीएमएल सीएसएस के केसेस में ऐसा होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब आप क्लासेस लेते हो, आईडीज लेते हो, तो जो आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हो वो उन दोनों के ऊपर हो जाती है, समझ आ रही है। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करो, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप क्लासेस इस तरह गेट कर ही नहीं सकते। अगर आपको हर एक क्लास लेनी है तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ता है। मैंने तो फॉर लूप लगा दी है। किस तरह किया फॉर लूप लगा के? मतलब आपने कहा कि लूप लगाए, लूप लगा और जैसे स्पेसिफिक लूप इंडेक्स के पे बाद आता वो हर एक इंडेक्स गेट कर रहा है उसका, है। और जब आप हर एक इंडेक्स गेट कर रहे हैं तो उसके बाद हर इंडेक्स पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, कलर तो चेंज होगा। ऑब्वियसली वो फिर हर इंडेक्स पे आप ले रहे हो ना, सारे इंडेक्सेस ले रहे हो, तो सब इंडेक्स के ऊपर ही वो करेगा कलर चेंज। आप ले ही सब कुछ रहे हो ना। ये लेयर तो मैं सब कुछ रहा हूँ, लेकिन वो बाकी स्पेस भी ले। अब क्या बताइए, कोड देख के चेक करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन लगी और क्या तो मैं ये सिनेरियो पूछ है। रहा हूँ कि डिप के अंदर अगर मल्टीपल क्लासेस डालने में क्या इफेक्ट पड़ा एक डिव के अंदर आपने मल्टीपल क्लासेस डाल दी हैं, है? जी। तो मल्टीपल क्लासेस डालने का पर्पस क्यों मल्टीपल ये क्लासेस तो डालें? आप हाँ नहीं ना, इसीलिए तो बोल रहा नहीं, आप मल्टीपल क्लासेस नहीं डालोगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक डिव दी है ना, इस डिव के अंदर मैंने एक ही क्लास मेंशन किया, मुझे यहाँ 2 क्लासेस देने का कोई मकसद ही नहीं बनता। या तो ये हो हूँ। सकता बात है का कि मैं बहुत यहाँ पे डिफरेंट आईडी है। दे सकती हूँ। देखिए, वो हम उस केसेस में देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो जो आप कह रहे हैं 2 लोग जो 2 देते हैं, वो हम जब बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होते हैं, तो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस होती हैं। अगर आप एक मल्टीपल वो स्टाइलिंग अप्लाई करते हो, तो वहाँ आपकी मल्टीपल क्लासेस यूज़ होती हैं। यहाँ पे तो देने का मकसद ही नहीं है, या तो आप आईडी दे दें या आप क्लास दे दें। समझ आ रही है? वो यहाँ पे देने का मकसद नहीं है आप 2 या 3 क्लासेस। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बिल्ट इन कोई बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं 2-3 क्लासेस दे सकती हूँ, उसका कोई मकसद समझ आती है। पर यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंगल क्लास के साथ ही काम करेंगे। समझ आ रही है? अभी यहाँ पर मैंने एक और पैराग्राफ क्रिएट किया, ठीक है, उसके एचटीएमएल भी दे दिया। अगर मैं इस P2 को लॉक करवा लूँ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक और पैराग्राफ क्रिएट हुआ हुआ होगा, जो कि जिसका इनर एचटीएमएल होगा कि दिस इज माय अपडेटेड पैरा। अब अगर मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो मेरी डिव है, मैं इस डिव के अंदर से ये एलिमेंट रिप्लेस कर दूँ, मतलब मैं यहाँ से इस डिव में से ये हटा दूँ, दिस इज माय क्रिएटेड पैरा, तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूंगी कि बेसिकली डी के अंदर रिप्लेस करो चाइल्ड। डीएमआई डिफ थी जो हमने क्रिएट की थी, तो हम रिप्लेस करें चाइल्ड को। अब किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम P2 को रिप्लेस कर रहे हैं विद P। ये क्या आ गया? दिस इज माय अपडेटेड पैरा। वो क्या हो रहा है, जो मेरा एग्जिस्टिंग था वो रिप्लेस हो गया है, और मेरा नया वाला जो है वो आ गया है। तो ये इस तरीके से हम रिप्लेस करते सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें रिमूव करना है कोई चाइल्ड, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ रिमूव ही हो जाए P2, तो उस केसेस में मैं उसको रिमूव कर दूंगी, सिंपल लिखूंगी रिमूव चाइल्ड, तो वो चाइल्ड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं, और ये आगे आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है ये चीज़। समझ आई है? इम्प्लीमेंट करें, ये मैं भी देखती हूँ कि मैंने करवाया है। डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट को क्रिएट करें खुद से, ठीक है। हेडिंग को क्रिएट करने, फॉर एग्जांपल 2 क्रिएट करें, एक हेडिंग्स और एक बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। वो आप क्रिएट करें और एक डिव के अंदर उसको पेंड करें, और सेकेंडली उसका कलर चेंज करें। ये चीज़ें करें परफॉर्म, अभी जो लूप्स करवाए हैं वो भी करें।